Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 39th पार्ट पर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था तो वहाँ पर हमने फॉस्फोरस के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जो आपके एक्यूट पॉइजनिंग के और क्रोनिक पॉइजनिंग के अलग अलग हैं, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में जो इनकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस होती है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूट पॉइजनिंग की वजह से जो आपको साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्यूट पॉइजनिंग के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला रहता है आपका प्राइमरी सिम्टम्स, इसके बाद में आते हैं आपके सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली लोकल इरिटेंट एक्शन शो करते हैं, और ये आपके डोज के इनटेक के 2 to 6 आवर्स के बीच में इसके हल्के फुल्के इफेक्ट्स आपको शो होने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो सिम्टम्स में रहता है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। और यहाँ पर अगर वाइट फॉस्फोरस है तो अगर वो टॉक्सिक आपकी बॉडी में वाइट फॉस्फोरस गया हुआ है तो वो आपकी लीवर में सीवियर डैमेज कॉज करता है आपकी बॉडी में इंटर करने के बाद में, जिसकी वजह से एक तरह की कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम। तो ये एक तरह से एक्सेस वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन हो जाती है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है वॉमिटिंग और डायरिया की। ये बेसिकली जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम। और ये आपका होता है क्योंकि जो वाइट फॉस्फोरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो आपके जो लीवर रहता है तो उसमें सीवियर डैमेज कॉज करता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक साइन एंड सिम्टम हो गया। इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम क्या होता है, किस कंडीशन में देखने को मिलता है, इसमें बेसिकली क्या आपके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा गार्लिकी और सल्फ्यूरस ओडर आती है ब्रीथ में। जब आप कुछ भी स्मेल करते हैं या फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें भी आपको हल्की सी गार्लिक जैसी स्मेल आती है या फिर सल्फ्यूरस जैसी स्मेल आपको आती है। इसके अलावा इंटेंस थ्रस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है। नेक्स्ट, एब्डोमिनल पेन होता है आपका कुछ दिनों के बाद में, ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो ये आपके हल्के फुल्के इफेक्ट्स 2 to 6 आवर्स में देखने लगते हैं, लेकिन जो आपके एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है वो डोज के इनटेक के कुछ 2 से 3 दिनों के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इसके प्राइमरी सिम्टम्स। आगे हम मूव करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके सेकेंडरी सिम्टम्स के बारे में। सो बेसिकली जो सेकेंडरी सिम्टम्स शो होते हैं यहाँ पर वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन की वजह से दिखते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी में पॉइजन एंटर किया और वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है तो उसके बाद में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स। इसमें एक तो आता है आपका हिपैटोमेगैली। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है, जो हिपैटो टर्म होता है वो लिवर को डिनोट करता है। ठीक है, तो मेगैली यहाँ पर मतलब किसी चीज़ का एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर दोनों चीज़ को साथ में जोड़ के पढ़ें। हिपैटोमेगैली मतलब कि जो आपका लीवर होता है उसमें एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हिपैटोमेगैली। ये एक तरह के आपके एक्यूट पॉइजनिंग अगर फॉस्फोरस की है तो उसके सेकेंडरी सिम्टम हो जाते हैं। उसके अलावा एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ परप्यूरिक स्पॉट्स। परप्यूरिक स्पॉट्स के फॉर्मेट में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। परप्यूरिक स्पॉट्स क्या होते हैं? ये जो परप्यूरिक स्पॉट्स होते हैं एक तरह के ब्लड के स्पॉट्स होते हैं। इसको हम कह सकते हैं ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से स्पॉट्स बन जाते हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं स्किन हैमरेज हो जाता है, जो बेसिकली आपके पर्पल से रेड कलर के स्पॉट्स आपको नज़र आते हैं। पर्पल या रेड कलर के स्पॉट्स आपको नज़र आते हैं, उनको हम बोलते हैं परप्यूरिक स्पॉट्स। ये बेसिकली ब्लड स्पॉट्स या फिर इसको हम स्किन हैमरेज कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक्यूट येलो एट्रोफी ऑफ लीवर देखने को मिलता है, रीनल फेल्योर देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस एंड डिलीरियम देखने को मिलता है। हिपैटिक एंड रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से इंडिविजुअल की इस कंडीशन में डेथ हो जाती है। अगर फॉस्फोरस की वजह से किसी की डेथ हो रही है तो वो बेसिकली हिपैटिक एंड रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से। हिपैटिक यानी कि जो आपका लीवर है और रीनल यानी कि जो आपका किडनी है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, वो अपने वर्किंग में इनसफिशिएंट हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पर डेथ होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनमें अबॉर्शन के भी चांसेस हो जाते हैं विद अलार्मिंग फ्लडिंग।
ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी यहाँ पर एक्यूट येलो एट्रोफी क्या होता है तो इसको अभी हम आगे समझ लेते हैं। इसको पूरा हम नेक्रोबायोसिस से क्या डिफ्रेंसिएशन है उसकी हेल्प से भी समझेंगे। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो क्रोनिक पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको टूथ एक देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके टीथ्स होते हैं उसमें आपको पेन देखने को मिलता है। जो आपके स्टमक होता है सॉरी, तो वहाँ पर आपको अल्सरेशन देखने को मिलता है। जो टीथ होते हैं आपके वो लूज़ होने लगते हैं, और जो आपकी जॉ बोन्स होती हैं उसमें आपको नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है जो आपकी सेल्स होती हैं उनकी डेथ होने लगती है धीरे धीरे करके। तो जो आपकी जॉ बोन्स होती हैं तो उसमें आपको नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसका मतलब जो आपकी जॉ की बोन्स होती हैं उसमें जो सेल्स होती हैं बोन की वो धीरे धीरे से उसमें डेथ होने लगती है सेल्स की, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब होता है एक तरह से बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस। तो ये भी आपका साइन एंड सिम्टम होता है क्रॉनिक पॉइजनिंग आपका अगर फॉस्फोरस की वजह से हो रहा है तो। इसके अलावा ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में कई सारे साइनस का फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत सारे साइनस बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका एक फाउल स्मेलिंग पस का डिस्चार्ज होता है। और ये जो कंडीशन हो जाती है आपके जॉज में, तो इस चीज़ को बोला जाता है फॉसी जॉ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि फॉसी जॉ क्या होता है। ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि फॉसी जॉ क्या होता है। उसमें बेसिकली आपके फॉस्फोरस की जब क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है तो उसमें आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आपके जब बॉडी में बहुत सारे आपके साइनसेस बनने लगते हैं, जो आपका टीथ वाला पोर्शन होता है, जो आपके माउथ का पोर्शन होता है, वहाँ पर आपके जो फाउल स्मेलिंग पस होता है उसका डिस्चार्ज होने लगता है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉसी जॉ, ठीक है। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हो गए एक्यूट पॉइजनिंग के भी और क्रॉनिक पॉइजनिंग के भी। अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं जो आपका नेक्रोबायोसिस होता है और जो एक्यूट येलो एट्रोफी होता है ये क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेक्रोबायोसिस होता है एक तरह से फिजियोलॉजिकल डेथ होती है सेल की, एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय द कंडीशन सच एज बेसोफिलिया, इरिथ्रिमा और ट्यूमर एंड आइडेंटिफाइड बोथ विद एंड विदाउट नेक्रोसिस। तो जो नेक्रोबायोसिस होता है ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल डेथ होती है सेल की, जो आपकी सेल्स होती हैं जिससे आपके टिश्यूज़ बनते हैं उनकी आपकी डेथ होती है। और ये बेसिकली आपकी जो बेसोफिलिया कंडीशन होती है या फिर इरिथ्रिमा कंडीशन होती है या फिर ट्यूमर्स, इनकी वजह से ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है। उसके अलावा नेक्रोबायोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेक्रोसिस होता है उसका भी मतलब होता है जो आपकी सेल्स होती हैं उनकी डेथ होना, लेकिन यहाँ पर जो नेक्रोबायोसिस है ये कंडीशन नेक्रोसिस के साथ भी आ सकती है और नेक्रोसिस के बिना भी आ सकती है, मतलब विद और विदाउट नेक्रोसिस, ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका कंडीशन रही होगी। तो ये चीज़ होती है आपकी नेक्रोबायोसिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्यूट येलो एट्रोफी की, तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक साइंटिस्ट थे रॉकी टेंस्की, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने येलो एट्रोफी, एक्यूट येलो एट्रोफी के बारे में बताया था। और ये बेसिकली एक तरह से बिलियस लिक्विफिकेशन की प्रोसेस होती है। बिलियस लिक्विफिकेशन का मतलब होता है जो आपका लिवर, यानी कि लिवर में आपके बाइल का फॉर्मेशन होता है, उसका एक्यूमुलेशन होता है। तो जो बाइल होता है, तो बेसिकली यहाँ पर बिलियस जो लिखा हुआ है ये एक तरह से लिवर को डिनोट करता है। तो लिवर का लिक्विफिकेशन होने लगता है धीरे धीरे करके, तो उस चीज़ को यहाँ पर बोला जाता है एक्यूट येलो एट्रोफी, ठीक है। अब ये टर्म किसने डिस्क्राइब किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये साइंटिस्ट का नाम ज़रूर से याद रखिएगा, आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेक्रोबायोसिस और एक्यूट येलो एट्रोफी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नेक्रोबायोसिस जो होता है, तो अगर इसको हम सिर्फ लीवर के टर्म में देखें तो हम यहाँ पर डिफरेंसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्रोबायोसिस में इनलार्ज्ड एट फर्स्ट बट श्रंकन लेटर, मतलब यहाँ पर जो लीवर होता है वो पहले बहुत इनलार्ज मतलब बड़ा होने लगता है, उसका साइज़ वो आपका स्वॉलन होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वो श्रंक मतलब वापस से वो श्रिंक करने लगता है। लेकिन जो एक्यूट येलो एट्रोफी होता है यहाँ पर जो आपका लिवर रहता है ये स्मॉलर होता है और यहाँ पर रिंकल्ड कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्रोबायोसिस में यूनिफॉर्मली येलो आपको कलर देखने को मिलेगा लीवर का, और जो आपका एक्यूट येलो एट्रोफी होगा तो यहाँ पर आपको डर्टी येलो कलर का लीवर देखने को मिलेगा। नेक्रोबायोसिस में सॉफ्ट एंड ग्रीसी रहता है और जो एक्यूट येलो एट्रोफी रहता है तो यहाँ पर ये आपका हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। नेक्रोबायोसिस की बात करें
तो ये आपके अर्ली सिम्टम्स में देखने को मिलता है। और जो आपका एक्यूट येलो एट्रोफी होता है तो ये आपके लेट सिम्टम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्रोबायोसिस होता है ये आपका एक तरह से फैटी जनरेशन होता है विद नेक्रोसिस, यानी कि डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज़। इट अकर्स व्हेन टू लिटिल ब्लड फ्लोज टू द टिश्यू, मतलब कि जब आपके टिश्यूज़ में ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है तो जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स होती हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो यही चीज़ आपकी हो जाती है एक तरह से नेक्रोसिस। तो यहाँ पर जो नेक्रोबायोसिस है ये एक तरह से फैटी जनरेशन होता है नेक्रोसिस की वजह से, या फिर नेक्रोसिस के साथ में जहाँ पर कुछ सेल्स और परप्यूरिक स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, परप्यूरिक स्पॉट्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो नेक्रोसिस होता है, जो आपका एक्यूट येलो एट्रोफी होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी सेल्स में नेक्रोसिस देखने को मिलता है विदाउट डैमेज टू सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। मतलब बहुत सारी सेल्स में आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन उन सेल्स के जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी डैमेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ रहती है आपकी एक्यूट येलो एट्रोफी में। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है जब हम लीवर के टर्म में बात करते हैं नेक्रोबायोसिस और एक्यूट येलो एट्रोफी की। तो ये आपका डिफरेंस है। और उसके अलावा नेक्रोबायोसिस और एक्यूट येलो एट्रोफी क्या होते हैं तो ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, तो दोनों को समझ लीजिएगा। ये आपका ये जो इतना नीचे का पोर्शन है ये सिर्फ आपके लीवर के टर्म में बात हो रही है। सिर्फ लीवर के टर्म में क्या डिफ्रेंसिएशन है वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और जो आपका इतना ऊपर का पोर्शन है तो ये हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई है कि नेक्रोबायोसिस क्या होता है और जो आपका एक्यूट येलो एट्रोफी होता है वो क्या होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की फेटल डोज एंड फेटल पीरियड के बारे में। सो जो फेटल डोज होती है फॉस्फोरस की वो आपकी 1 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब बॉडी का जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी का जो आपका 1 किलोग्राम का वेट है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपका 1 मिलीग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 120 मिलीग्राम आपका फेटल डोज इसकी रहती है। फेटल पीरियड की बात करें तो विद इन 24 आवर्स, ये बेसिकली आपका 24 आवर्स इसका फेटल पीरियड रहता है अगर क्रोनिक पॉइजनिंग का केस है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका क्रोनिक पॉइजन का नहीं एक्यूट पॉइजनिंग का केस होगा तो ये आपका टाइम एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो एंटीडोट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो एंटीडोट्स होते हैं वो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो फॉस्फोरस की कंडीशन में जो केमिकल एंटीडोट यूज़ करा जाता है जनरली उसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पर आपका जो केमिकल एंटीडोट होता है फॉस्फोरस का उसकी तरह से यूज़ करा जाता है। एंटीडोट का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइजन जब आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है तो उसकी जो रिएक्शंस हैं जो वो आपकी बॉडी पर निगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करना, बेसिकली जो पॉइजन आपकी बॉडी में गया है तो उस पॉइजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ये काम होता है आपके एंटीडोट का। ठीक है, तो फॉस्फोरस के लिए जो एंटीडोट यूज़ करा जाता है वो रहता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पर आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि 0.1% होता है उसको भी एंटीडोट की तरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपका कॉपर सल्फेट रहता है इसका आपका 200 मिलीग्राम कुछ टाइम पर जब भी वॉमिटिंग होती है तो उस टाइम पर आपको देते रहना चाहिए। जब तक आपकी वॉमिटिंग होती रहती तब तक आपको 200 मिलीग्राम आपको कॉपर सल्फेट को जो भी आपका डिजीज्ड पर्सन है उसको देते रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉमिटिंग रुक जाती है तो आपको उसको देना बंद कर देना होगा। तो ये आपके हो गए दोनों के दोनों एंटीडोट, एक तो ये है और ये है, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों फॉस्फोरस के लिए एंटीडोट की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इसकी जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस होती है यहाँ पर आपको गार्लिकी और सल्फ्यूरस स्मेल देखने को मिलती है अराउंड माउथ एंड ऑल्सो इन स्टमक कंटेंट। जॉन्डिस एंड हैमरेजेस देखने को मिलता है बोथ अंडर द स्किन एंड नेचुरल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। जो आपकी स्किन होती है और जो आपके नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं वहाँ पर आपको हैमरेज देखने को मिलता है और आपकी बॉडी में जॉन्डिस की भी कंडीशन हो जाती है। पर्प्यूरिक स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं स्किन पे। उसके अलावा जो ल्यूमिनस कंटेंट होता है वो देखने को मिलता है एंड जो कंजेशन होता है वो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में देखने को मिलता है।
यहाँ पर ल्यूमिनस कंटेंट का क्या मतलब है, जो भी आपके वॉमिट वगैरह होगा या जहाँ पर भी आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है वहाँ पर आपको ल्यूमिनोसिटी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जनरली आपके वाइट फॉस्फोरस का यूज़ करा जाता है और जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ ल्यूमिनिसेंस को शो करता है। तो उसी की वजह से जो कंटेंट आपको देखने को मिलता है, स्टमक कंटेंट आपको देखने को मिलता है, वो आपका ल्यूमिनस कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ हल्की सी स्पार्कनेस आपको, कुछ थोड़ी सी चमक आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो लीवर होता है वो इनलार्ज्ड लीवर हो जाता है और एक्यूट येलो एट्रोफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज येलोइश और ग्रेइश वाइट कलर्ड, सॉफ्टेंड, इन्फ्लेम्ड एंड इवन कोरोडेड। जो स्टमक और जो इंटेस्टाइन होते हैं वो आपको या तो येलो कलर के देखने को मिलेंगे या तो ग्रेइश वाइट कलर के देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इन्फ्लेम्ड कंडीशन में होंगे और उसमें कई बार आपको कोरोजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पोस्टमार्टम अपीयरेंस फॉस्फोरस की वजह से। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो इस तरह के कंडीशन में जो विसरा आपको मिलता है। विसरा का मतलब होता है आपकी, जैसे किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, कोई डिजीज्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जो आपके बॉडी ऑर्गन्स का कलेक्शन किया जाता है उसकी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए कि डेथ जो हुई है वो किस वजह से हुई है। तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स का कलेक्शन किया जाता है तो उन बॉडी ऑर्गन्स को ही यहाँ पर विसरा कहते हैं। ठीक है, तो जो विसरा होता है फॉस्फोरस की कंडीशन में, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरल कंडीशन में आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ करी जाती है, लेकिन फॉस्फोरस का अगर केस है तो उस कंडीशन में आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये अपनी जो ल्यूमिनोसिटी होती है उसको वो लूज़ कर देता है और फिर उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से रेक्टिफाइड स्पिरिट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर यहाँ पर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूज़ करना चाहिए। अगर फॉस्फोरस का किसी भी कोई कंडीशन है फॉस्फोरस वाली, तो उसके विसरा को कलेक्ट करने के लिए आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे के साथ जितने कुछ आपका साइन एंड सिम्टम हो गए, पोस्टमार्टम अपीयरेंस हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, एंटीडोट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, विसरा का प्रिजर्वेशन भी हो गया, और बाकी का जो इसका एग्जामिनेशन वगैरह है, इसका जो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंक्लूड करा है, वो रहता है आपका फॉस्फोरस की वजह से ही एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। तो उसको भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है, और यहाँ पर अगर आप हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। ब्लॉगर पर आपको बहुत सारे MCQs मिलते हैं, तो वहाँ से आप खुद की प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। जब ये वीक कंप्लीट हो जाएगा तो इस वीक का जो संडे आएगा तो वहाँ पर ये पूरे वीक के जो वीडियोस आए हैं, इन सारे वीडियोस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको संडे को मिल जाते हैं, तो उससे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस को, अपने खुद को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। And thank you so much for joining me here.